Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start jurisprudence. jurisprudence में हम सबसे पहले बात करेंगे आज नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट बताएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी jurisprudence अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा हेडेक ये है कि स्टार्ट तो आपने किया, स्टार्ट करने के साथ आपने कहा नहीं आज पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस खत्म, लेकिन पहले चैप्टर में ही डब्बा गोल और नींद आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद जो है आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन पेपर में भी कुछ याद नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये चीज़ है कि इसमें एक आपको पॉइंट बनाने हैं, उन पॉइंट्स के आधार पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आज मैं इन शॉर्ट नोट्स के रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में टिट्टो आपको याद रहें चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये शॉर्ट डेफिनेशंस आपको याद रहेंगी और एग्ज़ामिनर इन पॉइंट्स को देखता है तो आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं इसमें। तो जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, लाइक नेट के लिए, नेट की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करें, तो उन सब के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक मीनिंग समझते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक मीनिंग हम इसको ज्यूरिस और प्रूडेंशिया, जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक में इसको ज्यूरिस और प्रूडेंशिया दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। ये ज्यूरिस बोलते हैं लॉ को और प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज, तो इसमें बोलते हैं नॉलेज ऑफ लॉ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सोर्स है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो ब्रांचेस हैं, वो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेजेस पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई और किस तरह से कैसे कैसे लॉ को इंटरप्रेट किया गया, इसके बारे में स्टडी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज ए होल देखें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक एब्स्ट्रैक्ट, इसमें लॉ को एक एज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म माना गया है, यानी कि जो लॉ है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है और जैसे कि बाकी सारी ब्रांचेस जो हैं उस एब्स्ट्रैक्ट टर्म से स्पेशलाइजेशन टर्म्स में गई हुई हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हम एक बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और स्पेशलाइज में, कि एब्स्ट्रैक्ट हम ये समझ सकते हैं जैसे कि एक तुम्हारा कोई गाड़ी है, कार है, उसका एक तरह से वो कार एब्स्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन कार कैसी है, वो डीजल कार है, पेट्रोल कार है, या फिर कार जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट की जगह जनरलाइज टर्म हो गया। तो इसी तरह से जो सब टॉप मोस्ट हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म आ गया लॉ का। तो इसीलिए हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ की डेफिनेशन जो है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझाया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। इन सारे पीरियड्स को हम नेचुरल लॉ स्कूल के अंतर्गत आज देखेंगे। तो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस की हम बेसिक मीनिंग को समझेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने बता दिया कि इसका एटमोलॉजिकल मीनिंग, तो हमने कहा था कि इसको जो है आपको वन वर्ड्स में अगर याद करना है तो वन वर्ड्स में अगर वो वर्ड आपको याद रखने हैं, एग्जाम के टाइम पे आपको याद रखने, तो सबसे पहले आप इसकी एटमोलॉजिकल मीनिंग, एटमोलॉजिकल मीनिंग, एक वर्ड आपको एटमोलॉजिकल मीनिंग, यानी इसका अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, पहले ये देखो। एटमोलॉजिकल मीनिंग में यही ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया से मिलकर के बना हुआ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया से मतलब मिलकर बना हुआ, और इसका मतलब होता है ज्यूरिस मतलब लॉ और प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज, मतलब कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो नॉलेज ऑफ लॉ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। लॉ को मैंने बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में लिया जा सकता है, यानी कि लॉ एज एन होल एक एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको, कार का एग्जांपल, कि कार एक आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। और सपोज दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल है
जैसी जैसी वैरायटीज, जैसी जैसी सिचुएशन, जैसी जैसी डिमांड है, उस हिसाब से उसकी जनरलाइज फीचर्स कार में डेवलप हुए। जैसे कि पेट्रोल वर्जन है, डीजल वर्जन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से पेट्रोल महंगा हो गया है तो लोग डीजल पे आए, डीजल भी महंगा होता जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है तो अब लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रहे हैं। इसी तरह लॉ भी डिफरेंट पॉलिटिकल सिनारियोज, लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिनारियोज के हिसाब से इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो स्टेट जो है वो अपनी जो पब्लिक है उसके ऊपर इम्पोज करता है। जैसे कि आपने लॉ की कई सारे ब्रांचेस में, जैसे सिविल लॉ है, इसकी जो ब्रांचेस आ जाएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टॉर्ट है, जैसे क्रिमिनल लॉ है तो क्राइम इंडियन पिनल कोड हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसकी कई सारी ब्रांचेज, एविडेंस एक्ट हो गया, तो ये क्रिमिनल लॉ की ब्रांचेज हो गई। तो इसी तरह से जो लॉ है वो एक एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म है और हम इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में उसकी बेसिक प्रिंसिपल को ही और उसकी ब्रांचेस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जितना मैंने बताया है इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको एटमोलॉजिकल मीनिंग याद रखना है। एटमोलॉजिकल मीनिंग यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अब दूसरी मीनिंग हो गई इसकी ज्यूरिस्ट मीनिंग। अब आप लॉ के पेपर में जा रहे हो तो आप ऐसा खाली एटमोलॉजिकल मीनिंग लिख के आओगे नहीं चलेगा। तो इसकी ज्यूरिस्ट की मीनिंग क्या होगी, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जामिनर के माइंड में, चाहे वो आप नेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे वो आप लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें दिमाग में क्लिक करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले अब हम ज्यूरिस्ट मीनिंग की बात करेंगे। तो ज्यूरिस्ट मीनिंग जो है, जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने इसको किस तरह से ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे अल्पाइन, और अल्पाइन ने इसे कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये ज्यूरिस और प्रूडेंसिया यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ। तो अल्पाइन ने इसको एटमोलॉजिकल मीनिंग को ही बताया है, अल्पाइन ने एटमोलॉजिकल मीनिंग की थ्योरी को ही बताया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब वही है जो एटमोलॉजिकल यानी कि उसका जो शाब्दिक अर्थ है वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ है। तो अल्पाइन के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस है ज्यूरिस और प्रूडेंसिया। ज्यूरिस्प्रूडेंसिया मतलब नॉलेज ऑफ लॉ। तो पहले नंबर पे हमारे अल्पाइन। अल्पाइन के बाद दूसरे नंबर पे हम सैलमंड की बात कर लेते हैं। जब हम सैलमंड की बात करते हैं तो सैलमंड ने इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो देखो यही बिल्कुल बेसिक तरीका जो याद करने का है, बिल्कुल समझने का। कोई भी चीज़ अगर आप बिल्कुल याद करोगे तो नहीं याद होगी, लेकिन आप उसको समझ के अपनी सोसाइटी में उस तरह से लॉ को समझोगे तो लॉ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, लोगों को लगता है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको याद करना या समझना। तो ऐसा नहीं है, इसको बहुत आसान शब्दों में भी समझा जा सकता है। काफ़ी सिंपल शब्दों में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सिंपल टर्म यूज़ करूँगा ताकि वो आपके दिमाग में सही से इंसर्ट हो जाए, ताकि आपको समझ में आए। दूसरा है सैलमंड की डेफिनेशन। सैलमंड ने इसको दो तरीके से डिवाइड किया। इन्होंने दो तरीके, एक बनाया कि बड़ी सोच क्या है, ब्रॉड थिंकिंग। तो इसको ब्रॉड थिंकिंग को अगर हम लॉ के टर्म में लिखेंगे तो ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस क्या है, और दूसरा नैरो सेंस में क्या होगा। ठीक है, छोटी सोच और बड़ी सोच। ये बड़ी सोच है और ये छोटी सोच है। बड़ी सोच में इन्होंने कहा, ब्रॉड सेंस में कहा इसको सिविल लॉ, और नैरो सेंस में कहा ये स्पेसिफिक लॉ हो गया, स्पेसिफिक लॉ हो गया। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए। स्पेसिफिक लॉ क्या है, जो जैसे सोसाइटी, जैसे पॉलिटिकल रीजन, जैसे भी लोकल रीजन है, उस हिसाब से जो भी फिलॉसफी आई लोकल नीड्स को फिल करने के लिए, वो तुम्हारे इस स्पेसिफिक लॉ में आ गई। ये नैरो सेंस में। ब्रॉड सेंस में सिविल लॉ हो गया। सिविल लॉ मतलब कि सिविटेट, यानी कि लॉ जो है वो, जो भी सिविल लॉ है वो एक तरह से इम्पोज होगा स्टेट के द्वारा। जो भी स्टेट के द्वारा इम्पोज लॉ है वो सिविल लॉ है, ब्रॉड सेंस में बता दिया। नैरो सेंस में स्पेशलाइजेशन की बात की। अब लेकिन इस स्पेशलाइजेशन में भी इन्होंने इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो लॉ हो गया और दूसरा इन्होंने फिर से सिविल लॉ बताया इसमें। तो सिविल लॉ मतलब कि जो
इसको लैटिन भाषा में कन्वर्ट करें तो सिविल का मतलब होता है सिविटास। तो सिविटास मतलब जो होता है लॉ जो स्टेट को लॉ जो होता है वो डिनोट करता है स्टेट को, यानी कि सिविटास जो सिविल लॉ है वो क्या हो गया, स्टेट का लॉ हो गया। जो लॉ स्टेट को डिनोट करता है, यानी कि रूलर जो भी वहाँ पे सोवरन पावर है उसको डिनोट करता है, वो सिविल लॉ हो गया। तो क्या इसमें इंटरनेशनल लॉ कवर हो सकता है? इसमें इंटरनेशनल लॉ कवर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, बॉडी एंड प्रिंसिपल हो गए लॉ के, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा स्टेट और उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लॉ का स्टेट करेगा, उसके पास उसकी फुल अथॉरिटी होगी। जैसे कि और जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अप्लाइड होगा कोर्ट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा अप्लाइड होना चाहिए भाई। अब क्या सर इसका क्या मतलब हुआ, कोर्ट के द्वारा अप्लाइड हो गया होना चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल, इंडियन डावरी एक्ट, ये इंडियन डावरी एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया, पार्लियामेंट में पास कर दिया और एक ये लॉ बन गया, मतलब पार्लियामेंट ने पास कर दिया लॉ, लेकिन ये कोर्ट ने अभी इसको अप्लाइड नहीं किया। तो कोर्ट ने चूंकि इसको अप्लाई नहीं किया है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन लॉ इसे नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसको लॉ में, जो लॉ के लिए इसमें क्या डेफिनेशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ओनली दोज बॉडीज आर कॉल्ड लॉ विच आर अप्लाइड बाय द कोर्ट, यानी कि स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए रिकॉग्नाइज तो कर दिया है और एप्लीकेबल भी है, लेकिन उसको लॉ तभी कहा जा सकता है जब वो अप्लाइड होगा कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आई गेस बिल्कुल सही से आपको नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस में सैलमन की डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड समझ में आ गई होगी। तीसरे स्कॉलर है हमारे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने में, जॉन ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने से क्या कहा है, ऑस्टिन ने से कहा है फिलॉसफी, ये हम बाद में सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो इसको फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है, ऑस्टिन ने से फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। तो वन लाइनर ही चीजें आपको याद रखनी है कि किसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले सैलमंड है, सबसे पहले हमने बताया था अल्पाइन, अल्पाइन ने बताया, अल्पाइन ने वही मीनिंग को, जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैं वो क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अल्पाइन आएंगे। अल्पाइन ने कहा कि ये एटमोलॉजिकल मीनिंग है, यानी कि ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया नॉलेज ऑफ लॉ। फिर प्रोफेसर ग्रे ने डिफरेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस के हिसाब से बताया। फिर मैंने प्रोफेसर ग्रे का अभी नहीं बताया था, प्रोफेसर ग्रे की डेफिनेशन छूट गई, यहाँ पे बता देता हूँ प्रोफेसर ग्रे ने क्या कहा है। प्रोफेसर ग्रे ने कहा है ना, जो कोर्ट में चलता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो रूल्स होते हैं, रूल्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग, तो प्रोफेसर ग्रे ने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक तरह से साइंस है जिसमें स्टेटमेंट होंगे और सिस्टमैटिक रूल्स होंगे, सिस्टमैटिक रूल्स। और वो सिस्टमैटिक रूल्स क्या करेगा, कोर्ट फॉलो करता है, कोर्ट का अपना एक तरीके से चलता है ना कि एविडेंस लाओ, फिर एविडेंस लाने के बाद इसकी ये पर्टिकुलर प्रोसीजर लॉ से चलता है। तो ये सिस्टमैटिक रूल है और ये रूल्स कोर्ट फॉलो करते हैं, और जो प्रिंसिपल इसके बिहाइंड जो इस रूल को इन्वॉल्व करते हैं वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो रूल इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, डेली रूल प्रोसीडिंग में जो रूल्स चलते हैं उनके बिहाइंड में जो प्रिंसिपल है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये इन्होंने प्रोफेसर ग्रे ने कहा। इसके बाद सैलमन ने कहा, सैलमन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ब्रॉड सेंस में बताया और नैरो सेंस में बताया। ब्रॉड सेंस में बताया कि ये सिविल लॉ है, नैरो सेंस में बताया कि स्पेसिफिक लॉ है। स्पेसिफिक लॉ को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, लॉ एंड सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब सिविटास हो गया, सिविटास मतलब कि सिविटास मतलब कि जो स्टेट इम्पोज करता है, स्टेट इम्पोज करेगा तो इंटरनेशनल लॉ तो हुआ नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इसमें नहीं आता है। दूसरा बताया गया कि जो लॉ है, जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करता है और अप्लाइड कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, या जो भी आपकी पार्लियामेंट्री असेंबलीज है उनके द्वारा अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन अगर उनको कोर्ट मान्यता नहीं देता तो उनको लॉ नहीं कह सकते हैं। केवल वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉ फ्रेम किए गए वही माने जाएंगे जिनको कोर्ट कहेगा कि हाँ ये अब लॉ हैं,
तो उनको कोर्ट की मान्यता होती, वो लॉ कहे जा सकते हैं। तो ये थी डेफिनेशन सैलमंड की। इसके बाद ऑस्टिन के डेफिनेशन बताया, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बताया है। तो ये मैंने बताई सैलमंड की डेफिनेशन। फिर मैंने ऑस्टिन को बताया कि ऑस्टिन के हिसाब से, ऑस्टिन ने इसे फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ बताया है। प्रोफेसर ग्रे को कवर किया। इसके बाद हॉलैंड की डेफिनेशन है, इन्होंने हॉलैंड ने कहा इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, एक एक डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन ही हमको लिखनी है। तो हॉलैंड के हिसाब से क्या मतलब इसको, तो हॉलैंड ने इसे कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को, इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, ये हॉलैंड की डेफिनेशन है। इसके बाद कीटन है, कीटन ने क्या क्या डेफिनेशन दी है इसकी, इन्होंने, कीटन ने इसको बताया एक तरह से लॉ जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इसका डिस्टिंक्शन हो सकता है दो पार्ट में, एक पब्लिक लॉ हो गया, एक हो गया प्राइवेट लॉ। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेचुरल लॉ स्कूल थ्योरी में। तो अभी हम इसको जस्ट हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब हमने समझा, एक मतलब हमने समझा एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, फिर दूसरी मीनिंग, दो हेडिंग पढ़ेंगी। एक तो आपको एटमोलॉजिकल याद रखना है वर्ड, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा जो है आपको ज्यूरिस्ट मीनिंग याद रखनी। ज्यूरिस्ट मीनिंग में अल्पाइन की थी, अल्पाइन के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, अल्पाइन के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया, यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ। प्रोफेसर ग्रे के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, प्रोफेसर ग्रे ने कहा कि जो कोर्ट में चलता है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट रूल्स चलाती है, जिस तरह से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है रूल्स का और उनको कोर्ट फॉलो करता है, तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सैलमन ने दो डेफिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ब्रॉड सेंस में और नैरो सेंस में। ब्रॉड सेंस में इन्होंने कहा ये सिविल लॉ है, नैरो सेंस में इन्होंने फिर से लॉ और सिविल लॉ में डिवाइड किया इसको। सिविल को सिविटास से हम याद रख सकते हैं, ग्रीक वर्ड सिविटास मतलब होता है कि रूलर जो रूल फ्रेम करता है उनके द्वारा जो पब्लिक पे एप्लीकेबल होता है उस तरह के लॉ। तो सिविटास लॉ यानी कि इंटरनेशनल लॉ नहीं हो सकता है। जो कि दूसरा इन्होंने लॉ के कैटेगरी में बताया कि जो पार्लियामेंट लॉ पास कर देती है और उसको जो है अगर संसद से पास कर दिया गया है और उसको आपकी लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है उसको मान लेता है और कोर्ट उसको उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दे देता है, तो उसको लॉ फ्रेम, तो उसको लॉ कहा जाएगा। लेकिन जैसे कि डावरी एक्ट है तो इससे पार्लियामेंट की संस्वीकृति है, लेकिन अभी ये एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ये क्या हो सकता है, इसको जो है हम लॉ नहीं कह सकते हैं। तो ये एक्ट तो है लेकिन लॉ नहीं है। तो कुछ एक्ट जो स्टेट अपने फंक्शन के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करता है, वो सारे एक्ट लॉ नहीं होते हैं। उनमें से वो लॉ होते हैं जो जिनकी स्वीकृति कोर्ट के द्वारा होती है। तो लॉ जिसको एक तरह से कोर्ट पास करता है उसे लॉ कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग प्रोफेसर कीटन ने इसको पब्लिक और प्राइवेट लॉ में डिवाइड किया कि ये पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस का एटमोलॉजिकल मीनिंग समझ में आ गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस का ज्यूरिस्ट मीनिंग समझ में आया, डिफरेंट स्कॉलर्स ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। अब स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम जो मेन स्कूल है वो पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल, फिर हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल, फिर हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिर हम एनालिटिकल स्कूल, और इसके बाद हम रियलिस्टिक स्कूल। तो ये 5 कैटेगरी हम इसमें देखने वाले हैं, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल।
ये स्कूल ही हमें इस पूरी जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल स्कूल या नेचुरल लॉ थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें नेचुरल स्कूल में हम एक बात समझते हैं, इसमें किस चीज की बात करी गई होगी। तो इसमें नेचुरल स्कूल आपको मीनिंग वर्ड से याद बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। इसमें नेचर की बात की गई है, यानी कि इसमें जितने भी पीरियड्स हैं जो एंसेंट पीरियड हैं उसमें लॉ को कैसे समझा गया। तो नेचुरल स्कूल में कई सारी स्टेज कैटेगरीज होंगी, उनकी हम डिस्कशन करेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे एंसेंट स्टेज, एंसेंट लॉ थ्योरी। देन इसके बाद हम मिडिवेबल स्टेट की बात करेंगे, इसके बाद हम रिनेसेंस थ्योरीज की बात करेंगे एंड देन हम फिर मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे। तो इसको भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे नेचुरल स्कूल को। इसमें हम एंसेंट लॉ, एंसेंट पीरियड की बात करेंगे, एंसेंट लॉ थ्योरी की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम मिडिवेबल लॉ की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हम रिनेसेंस थ्योरी की बात करेंगे और चौथे नंबर पे हम मॉडर्न थ्योरीज की बात करेंगे। और डिफरेंट पीरियड्स में नेचुरल स्कूल्स का कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक आप देखा कीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको एकदम एग्जैक्ट मिल सके। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस करा दीजिए ताकि आपको जो है नेचुरल स्कूल जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है नेचुरल स्कूल उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको नेचुरल स्कूल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा। नेचुरल स्कूल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद हम हिस्टोरिकल स्कूल कवर करेंगे, सोशियोलॉजिकल स्कूल करेंगे, एनालिटिकल स्कूल करेंगे, रियलिस्टिक स्कूल को करेंगे कवर। नेचुरल स्कूल में एंसेंट थ्योरी, मिडिएवल थ्योरी, रेनेसेंस थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी को पूरा हम कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के साथ, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे। आई होप जितना बता दिया है अब तक आपको इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके माइंड से स्किप कर जाए। वन लाइनर डेफिनेशन ही बताइए पूरी जूरिस्प्रूडेंस को। अगर आप पूरी एकदम से एक एक शब्दों के नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको सब याद रहे। लेकिन अगर इस तरह से चार्ट के वे में आप फॉर्मुलेट करोगे चीज़ों को और एकदम से आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे बिल्कुल जरा से, यानी कि एक शॉर्ट नोट्स में आपका पूरा रिवीजन हो जाए, तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो आधे घंटे या 1 घंटे का समय मिलता है अगर उस टाइम भी आपने रिवाइज कर लिया तो आप 100% मानिए कि आप पूरा पेपर में लिख के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जरूर कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। काफ़ी आसान भाषा में जूरिस्प्रूडेंस समझाने की कोशिश की है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें और इजी वे में जूरिस्प्रूडेंस को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।